हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। मैंने आपको अटल टनल के बारे में बता दिया था जो कि 9.2 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, उसके बाद हमने रोड के बारे में पढ़ लिया था, रोडवेज ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम वाटरवेज से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है हमने रेलवे वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम वाटरवेज से स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट पीरियड के वक्त से ही, यानी पुराने टाइम से ही, इंडिया जो है वो एक सी फारिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। मतलब उनमें से एक है इंडिया। ठीक है, इसके जो सी मैन का मतलब यहाँ पे जो लोग समुद्र में नाव चलाते हैं वगैरह, वो दूर दूर या फिर आस पास की जगहों के चीज़ों को कैरी कर कर, गुड्स को कैरी कर कर इंडियन कॉमर्स और इंडियन कल्चर को स्प्रेड करते हैं। वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैवी और बल्कि गुड्स को वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, शिप्स और बोट्स के थ्रू। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इंडिया के अंदर इनलैंड नेविगेशन वाटरवे, इनलैंड नेविगेशन वाटरवे से मतलब ये है कि मतलब पानी के अंदर, मतलब वाटर के अंदर, यानी नदी समुद्र के अंदर आप कितना इनलैंड नेविगेशन, यानी कितना आप इंडिया के अंदर ही आप गुड्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वो 14,500 किलोमीटर इन लेंथ के हिसाब से इतना है। ठीक है, इसके अलावा 5,685 किलोमीटर जो है वो मैकेनाइज्ड वेसल्स के द्वारा नेविगेबल किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवेज भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैप है वाटरवेज ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ठीक है आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है दीनदयाल पोर्ट। ये एक टाइडल पोर्ट है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जितने भी सामान होते हैं या फिर ग्रेनरी के हाईली प्रोडक्टिव सामान होते हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट होती है, ये सारी की सारी इजीली कन्वीनियंट हैंडल की जाती है इस पोर्ट पर। ठीक है, ये जो है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की, तो इनको देख लेते हैं। तो जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर जो है वो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। कितने डिस्टेंस पर, वो आपको मेंशन है। ब्रह्मपुत्र रिवर सादी और धुबरी के बीच में है, कितने डिस्टेंस पर, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसी कॉमन सी बातें दे रखी हैं। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज, यानी और भी ऐसे अदर बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। ठीक है, जो कौन कौन से हैं, मांडवी, जुआरी, कुंभरजुआ, सुंदरबन, बाराक और केरला की बैक वाटर्स। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का जो ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो भी पोर्ट्स के थ्रू होता है, उनके कोस्ट के अलोंग के साथ। 95% हमारी कंट्री का जो ट्रेड है वो सी यानी समुद्र के द्वारा ही होता है। अब आई डोंट नो समुद्र के कॉस्ट में और मतलब वाटर के कॉस्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट में, एयर कॉस्ट में या रोड के कॉस्ट में क्या फ़र्क है, बट ऐसा कहा जाता है कि वाटर सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अगर आपको कोई भी को ट्रांसपोर्ट करना है तो। अब मेजर सी पोर्ट्स की हम बात करेंगे। लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारी कितनी है, 7,506.6 किलोमीटर के हिसाब से इंडिया में 12 मेजर डॉटेड और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये जो मेजर पोर्ट्स हैं इनमें 95% इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है। कंडला इन कच्छ, जो कच्छ हमारा जो गुजरात में कच्छ रण है उसमें एक जगह है कंडला, उसका पहला पोर्ट जो है इंडिपेंडेंस के जल्द ही डेवलप्ड हो गया था ताकि मुंबई पोर्ट तक आसानी से ट्रेड हो सके। उसके बाद कराची पोर्ट जो कि पाकिस्तान तक जाता था, लेकिन उसके पार्टीशन हो गया था, इस वजह से लॉस हुआ था, तो इसलिए उस कंडला को बाद में फिर दीनदयाल पोर्ट माना जाता है। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट माना गया था। ठीक है, टाइडल पोर्ट है एक दीनदयाल पोर्ट। मुंबई जो है वो एक बिगेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है जिसमें बहुत सारे नेचुरल और वेल शेटर्ड हार्बर है। जवाहरलाल नेहरू
पोर्ट बनाया गया था ये सोचकर कि जो मुंबई का पोर्ट है वो एज अ इस रीजन का हब पोर्ट कहलाया जाएगा। मरमागांव पोर्ट है गोवा में, जो कि प्रीमियर आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है कंट्री के पोर्ट्स में। ठीक है, ये जो पोर्ट है ये अकाउंट करते हैं अप टू 50% इंडिया के आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं। न्यू मंगलर पोर्ट जो है वो कर्नाटका में है, जो कि आयरन और कॉन्क्रीट्स को एक्सपोर्ट करता है कुंद्रमुख माइन से। कोची जो है वो साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, लोकेट करता है लगून के एंट्रेंस में, जो कि नेचुरल हार्बर के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर भी दे रखी है। मूविंग अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो हमें एक टूटीकोरिन पोर्ट हमें दिखेगा, टूटीकोरिन पोर्ट दिखेगा हमें साउथ ईस्ट की तरफ तमिलनाडु में। ये पोर्ट भी एक नेचुरल हार्बर है जिसमें रिच हिंटरलैंड के साथ ही ये एक फ्लरिशिंग ट्रेड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्गोज अलग अलग तरह के आते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव्स, ये जितने भी हैं हमारे एक सेकेंड, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे कोस्टल रीजन्स है इंडिया के। चेन्नई जो है सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है कंट्री का, ठीक है, जिसकी जो रैंक है वो मुंबई के वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और कार्गोज के नाम से कुछ ऐसा आता है। विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये जो पोर्ट है ये ओरिजिनली आयरन और एक्सपोर्ट करता है, कंसीव भी करता है। पाराद्वीप पोर्ट है जो कि ओडिशा में है, जिसमें स्पेशली आयरन और एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है जिसमें लार्ज यानी बड़ी बड़ी और रिच हिंटरलैंड जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वो इसमें होती है। टाइडल पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कांस्टेंट ड्रेडिंग ऑफ हुगली की रिक्वायरमेंट रहती है। हाल्दिया पोर्ट सब्सिडरी पोर्ट में डेवलप्ड हुआ था, क्योंकि वो जो था ये कोलकाता पोर्ट से इसमें प्रेशर आ रहा था कि इसको जल्द से जल्द डेवलप किया जाए ताकि हमारा काम बन सके। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड जो है जो कार्गोस में फ्लरिशिंग करते हैं, यानी कार्गो की तरह तरह की शिप्स आती है जो कि पास करती है हाई माउंटेन्स को, डेयरी डेजर्ट को, डेंस फॉरेस्ट एरिया को और बड़े बड़े ओशनिक स्ट्रेचेस को बड़ी आसानी से। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो बहुत सारी ऐसे बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, रिलीव हैं, डेंस फॉरेस्ट है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स है, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स मार्क्ड है एयर ट्रांसपोर्ट की बजाय, क्योंकि एयर जो इजीली एक्सेस है, एयर को तो आसानी से ट्रैवल हो सकती है। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जो है हमारी इंडिया के अंदर नेशनलाइज हुआ था 1953 में। एयर इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड की थी। सबसे पहले हमारे इंडिया में एयर इंडिया ही आई थी। ठीक है, उसमें जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड थे उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए थे ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को। ठीक है, ताकि वो अपने ऑफ शोर ऑपरेशंस कर सके, यानी गुड्स का ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वगैरह कर सके। इनएक्सेसिबल एरियाज में भी, डिफिकल्ट टेरेंस जैसे एरियाज में भी उन्होंने मदद की थी। ठीक है, एयर ट्रैवल की बात करें तो आज एयर ट्रैवल आज भी एक फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये बहुत सारे डिस्टेंसेस को बड़ी आसानी से कवर कर लेता है। ठीक है, बहुत सारी डिस्टेंसेस को ये बड़ी आसानी से डिफ़िकल्ट टेरेंस जितने भी हैं उन सबको ये बड़ी आसानी से कवर कर लेता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एयर ट्रैवल की, तो एयर ट्रैवल जो है वो मतलब हवाई की सवारी यानी हवाई जहाज जिसे हम कहते हैं एयरप्लेन। सो एयर ट्रैवल जो है ये कॉमन पीपल तक नहीं पहुंचा, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी पहुंचा जहाँ पे लोग उसका इस्तेमाल कर सके। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें सो एवरी सिंस ह्यूमंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरवेज के इतना वो नहीं दिया गुड्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में या ट्रांसपोर्ट करने में, जितना वाटरवेज और रोडवेज के बारे में हमने जाना है। ठीक है, एवर सिंस ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ, यानी कि जब से इंसान धरती पर आए हैं वो अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्ड करते जा रहे हैं। लेकिन इस बदलाव के वजह से बहुत मॉडर्न टाइम में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। लंबे लंबे डिस्टेंस से कम्युनिकेशन करना बहुत अब
काफ़ी आसान हो गया है बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के या फिर कम्युनिकेटर के या फिर कोई भी रिसीवर के पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर जो मास कम्युनिकेशन है, टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म वगैरह, ये सारे के सारे कंट्री के मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, ठीक है। इसमें जो है तरह के पार्सल और पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन भी हैंडल किए जाते हैं। कार्ड, एनवलप, ये सारे के सारे फर्स्ट क्लास मेल में कंसिडर किए जाते हैं और इन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है स्टेशंस के बीच में, जो कि लैंड और एयर दोनों को कवर कर रही हूँ। सेकंड क्लास में बात करें तो उसमें मेल आते हैं बुक पैकेट्स, जिनमें रजिस्टर्ड होते हैं न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स वगैरह, ठीक है। ये जो है ये सरफेस मेल के द्वारा कैरी किए जाते हैं, जिसमें लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट का कवर करते हैं। ये क्या करते हैं, जल्द से जल्द डिलीवरी मेल्स की करना ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराते हैं। टाउन्स एंड सिटीज़ में 6 मेल चैनल्स जो हैं रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियडिकल चैनल, ठीक है। यहाँ पे मेजर पोर्ट्स, सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की यहाँ पर बात है। ये मैप एक दे रखा है हमें, ओके नाउ, ठीक है। कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया जो है लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया के अंदर। पूरे एशिया के अंदर लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क जो है वो इंडिया का है, क्योंकि उसमें अर्बन प्लेसेस में सबसे ज़्यादा 2 से 2/3 जो विलेजेस हैं इंडिया के, वो भी इस सब्सक्राइबिंग ट्रंक डायलिंग टेलीफोन फैसिलिटी में कवर हो चुके हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन की फ्लो के स्ट्रेंथन की बात करें तो वो भी हाई लेवल पर है, और जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल प्रोविज़न बना रही है 24 आवर्स की एसटीडी फैसिलिटी सभी विलेज में प्रोवाइड कराने के लिए। ये एक यूनिफॉर्म रेट है एसटीडी फैसिलिटीज़ की पूरे इंडिया में, क्योंकि इससे एक पॉसिबिलिटी जनरेट होती है, वो ये कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, वो साथ साथ चलता रहेगा। मास कम्युनिकेशन हमें एंटरटेनमेंट और चारों तरफ अवेयरनेस क्रिएट करता है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम्स के तरफ लोगों के लिए और पॉलिसीज़ के तरफ, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, फिल्म, ये सब आता है। जितने भी इंडियन रेडियो हैं, यानी आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट एक ऐसा नाम है, ये सारे के सारे अलग अलग नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेजेस के अलग अलग प्रोग्राम्स लोगों के लिए कैटेगराइज करते हैं, पूरी कंट्री में स्प्रेड करते हैं। दूरदर्शन एक नेशनल टेलीविज़न चैनल है इंडिया का, आपने सुना होगा, आपके मॉम डैड को पता होगा कि दूरदर्शन एक इंडियन टेलीविज़न चैनल है, जो कि सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसमें बहुत तरह तरह के प्रोग्राम्स आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशनल वीडियो प्रोग्राम आते हैं, स्पोर्ट वीडियो आती है लोगों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए। इंडिया ने बहुत तादाद में न्यूज़पेपर पीरियडिकल एनुअली पब्लिश किए हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के पीरियडिसिटी पर डिपेंड रहते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुए थे कम से कम 100 लैंग्वेजेस में और उसके डायलेक्ट्स में, ठीक है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिल्म का पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस करता है, वीडियो फीचर फिल्म भी प्रोड्यूस करता है, वीडियो शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये अथॉरिटी है इंडिया की, जो कि दोनों इंडियन और फॉरेन फिल्म्स को सर्टिफाई करती है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हम आगे चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गुड्स का एक्सचेंज होना लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, इसको तो एक ट्रेड नाम दे दिया गया, लेकिन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर इस तरीके के चेंजेस भी होते हैं। किस तरीके के व्यापार यानी ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। या तो वो सी के थ्रू हो रहा है, लैंड के थ्रू हो रहा है, एयर रूट्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन जब लोकल ट्रेड सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में होता है, या फिर स्टेट लेवल ट्रेड दो या दो से स्टेट्स के बीच में होता है, तो वो स्टेट लेवल ट्रेड कहला दिया जाता है। लोकल ट्रेड सिटी, टाउन, विलेजेस के बीच में हो रहा है तो लोकल ट्रेड, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री के अंदर एक एडवांसमेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को एक जगह देता है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक बैरोमीटर है कंट्री के लिए। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि हर तरफ मतलब ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है कि जिसमें सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। जैसे आज राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है इंडिया के अंदर। लेकिन सपोज एक जगह है
जिसका नाम है यूएसए। यूएसए में फुल वाटर है, तो इंडिया को उसके साथ टाई अप करना ही पड़ेगा ताकि वो वाटर रिसोर्सेज इंडिया के अंदर जनरेट कर सके, अदरवाइज तो लॉस है लोगों का। तो ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये स्पेस बाउंडेड होते हैं, यानी कोई भी कंट्री जो है बिना इंटरनेशनल ट्रेड किए तो सर्वाइव कर नहीं सकती, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसे कंपोनेंट्स है ट्रेड के, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेड के, यानी कंट्री का जो ट्रेड है वो बैलेंस रहना चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंसेस के वजह से। जब एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है तो इंपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ती है और इसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। कॉन्ट्रैरी में देखें कि अगर इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ी तो एक्सपोर्ट की भी बढ़ेगी, तो इसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, यहां पे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ी और इंपोर्ट की नहीं बढ़ी, सो देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन अगर इंपोर्ट की बढ़ी और एक्सपोर्ट की नहीं बढ़ी, सो इट्स अ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडिया का ट्रेड रिलेशंस हर मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स और सारे जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन है पूरे वर्ल्ड के सबके साथ है। जो कमोडिटीज है एक्सपोर्ट की इंडिया से दूसरे कंट्रीज तक, जिसमें जैम्स, ज्वेलरी, केमिकल, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट्स और जाने क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, ये जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं ये इंडिया से इंपोर्ट कराती हैं, पेट्रोलियम क्रूड प्रोडक्ट्स, जैम, ज्वेलरी, केमिकल्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया इंपोर्ट कराती है। इंडिया जो है वो एक सॉफ्टवेयर जाइंट है इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि इमर्ज करती है और एक अर्निंग यानी लार्ज फॉरेन एक्सचेंज का अच्छे से अर्न करने में एक्सपोर्ट के थ्रू, आईटी के थ्रू बहुत ही अच्छा ये जरिया है। ठीक है, टूरिज्म एज अ ट्रेड। अब टूरिज्म ट्रेड कैसे बन गया? टूरिज्म इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लास्ट 3 डिकेड से पॉपुलर है। 15 मिलियन, मोर देन 15 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री में एंगेज हो रहे हैं। टूरिज्म जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चर परस्यूट्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है कल्चर और हेरिटेज के बीच में उसके डेवलपमेंट को बढ़ाता है। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया के अंदर विजिट करते हैं हेरिटेज टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए, कल्चर टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए और बिजनेस टूरिज्म के लिए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिज्म का हर जगह कंट्री के पार्ट पे डेवलपमेंट हो रहा है। एफर्ट्स जो बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग तरीके के टूरिज्म को आने वाले इंडस्ट्री के लिए प्रमोट किए जाएं, वो भी एफर्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या, हमारा चैप्टर तो खत्म ही हो गया। वाओ, तो गाइज आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे, ये कुछ ऐसा नॉर्मल सा न्यूज़पेपर दे रखा है। सो आज हमने ये वाला फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। काफ़ी शॉर्ट सा चैप्टर था, मुझे तो लगा काफ़ी बड़ा होगा। सो बेसिकली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ज्योग्राफी का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे आई थिंक, या फिर मैं हिस्ट्री का स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके और वो भी इस वीडियो का मज़ा ले सके और अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ा सके। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीवन।